नमस्कार, मैं हेमा सिंह आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है संभाषण के मूल तत्व। देखिए, मैं आपके साथ जो भी बातें साझा करूँगी, वो मेरे अपने अनुभवों से निकले हुए कुछ विचार होंगे। मैं रंगकर में एक बहुत लंबे समय तक काम करती रही, तो संभाषण अभिनय को लेकर मेरी अपनी एक समझ बनी है और उसके साथ-साथ मैंने उसका गहन अध्ययन किया है। तो इसका मतलब मैं आपके सामने जो भी बात करूँगी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रिसर्च दोनों को मिलाकर जो मेरे विचार बने हैं, उनको मैं आपके साथ साझा करूँगी। देखिए, भारतवर्ष में वाचिक परंपरा बहुत पुरानी रही है। उसके रंगनाट्य परंपराओं में आपको वाचिक अभिनय की बहुत प्रधानता मिलती है। भरत मुनि ने तो नाट्य शास्त्र में वाचिक अभिनय पर बहुत विस्तार से लिखा है। महाराष्ट्र में, बंगाल में आपको वाचिक अभिनय की बहुत प्रधानता मिलेगी। राजस्थान में बादपोशी नामक एक कहानी कहने की कला होती है, जिसमें बादपोश कहानी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन विषय चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वो इतने सूक्ष्म ढंग से, इतनी बारीकी से कहानी को लोगों के सामने बताता है, तो उसमें सारा इतिहास, संस्कृति, पुराण सब आ जाता है। नायक नायिकाओं के सजीव चित्रण आ जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का बोध आ जाता है और दर्शक जो है वो भाव विभोर हो जाता है। और तो और हमारे कॉलोनियल इंडिया में पनपा और बहुत आगे लोकप्रिय हुआ पारसी रंगमंच भी वाचिक अभिनय की एक बहुत अद्भुत मिसाल है। और हमारे रंग जगत में बहुत सारे अभिनेताओं ने वाचिक अभिनय पर बहुत काम किया है और अपनी एक शैली भी बनाई है। इसमें हम काबलम नारायण पणिक्कर, सत्यदेव दुबे, ओम शिवपुरी, वीणा पाणी चावला, डॉक्टर श्रीराम लागू, तृप्ति मित्रा, शंभू मित्रा आदि का नाम ले सकते हैं। देखिए, हम अभिनेता जो होता है, उसके पास अभिनय करने के लिए 2 औजार होते हैं। एक तो उसकी आवाज, दूसरा उसका शरीर। मेरा ये मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता है, पर ये उसके ऊपर गहन अध्ययन करने के लिए हम दोनों को अलग कर करके देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर जो है वो हिल-डुल कर वाणी को, आपकी आवाज को ज्यादा मुक्त करता है और उसका उल्टा भी हो सकता है कि वाणी जो है वो जब शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर को एक रिलैक्सेशन मिलता है। संभाषण पर कोई भी बात करने से पहले मुझे लगता है कि हम अगर उसके आधारभूत बात पर थोड़ी सी बातचीत करें तो बहुत उपयोगी रहेगा। और संभाषण का आधार है आवाज। आवाज बनती है सांस से। सांस क्या होती है? क्या सांस बहुत तरह से ली जा सकती है? क्या सांस लेने का कोई सही तरीका हो सकता है? सांस कितने तरह से हम एक एक्टर ले सकता है? क्या एक एक्टर जो सांस लेता है, वो उसका तरीका जो होता है, वो एक आम आदमी के तरीके से अलग होता है? क्या आप सांस की मात्रा अपने शरीर में और बढ़ा सकते हैं? इन सारी बातों को हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके, सांस के ऊपर बहुत सारा काम करके पा सकते हैं। इन चीजों का उत्तर हम पा सकते हैं। परंतु सांस जो होती है वो असल में आपका इमोशन होती है, आपका विचार होती है, आपका पूरा एक व्यक्तित्व होती है। जब हम सांस लेते हैं, तब हम असल में किसी एक आइडिया को ग्रहण कर रहे होते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम अपने आप को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि एक्टर के लिए सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे ये आना चाहिए कि वो किस तरह से बहुत जल्दी से एक गहरी सांस अंदर भर ले और फिर उसे बहुत सधे हुए ढंग से, बहुत आराम से, धीरे धीरे बाहर बहुत देर तक निकाल सके। ये भी होता है कि सांस, आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करिए, आप अपने ऊपर गौर करिए कि जब आप कोई एक छोटी बात कहना चाहेंगे तो आप एक बहुत छोटी सी सांस लेते हैं और अपनी बात को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करके खत्म कर देते हैं। और इसके उलट जब आप बहुत
कोई बड़ी सी बात कहना चाहते हैं तो आप एक बहुत गहरी सांस लेते हैं और बहुत लंबी सांस लेते हैं और उसको बहुत लंबे ढंग से एक्सप्रेस करते जाते हैं अपने विचार को। सांस का जो संबंध संभाषण से है वो ये है कि जब आपका चरित्र बोल रहा है तो उसकी सांस कैसे चल रही है, क्योंकि सांस का संबंध इमोशंस से होता है। जब हम बहुत डरे हुए होते हैं या हम जब बहुत घबराए हुए होते हैं या हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत उत्तेजित होते हैं, हम बहुत एंग्शियस होते हैं किसी चीज को करने के लिए, तब हमारी सांस अलग अलग ढंग से चलने लगती है। तो क्या जब आपका चरित्र इस तरह के इमोशंस को दर्शा रहा है तो क्या उसकी सांस फर्क होगी? उसकी सांस फर्क होगी क्या? और इसका उल्टा भी होता है कि जब सांस के द्वारा भी आप बहुत सारे इमोशंस को पा सकते हैं। आप सांस को बहुत गहरे गहरे भरते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बातें करते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर घबराहट, बहुत परेशानी जैसे भाव धीरे धीरे आने लगते हैं। तो इस तरह से सांस का खेल आपके संभाषण में बहुत काम करता है। यानी कि भावनाएं हमारी सांस को नियंत्रित करती हैं और हम अपनी सांस द्वारा अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब सांस हमारे नाक से निकलकर हमारे अंदर जाती है, हमारे फेफड़ों में भर जाती है और जब वो बाहर निकलती है, तो जब वो ऊपर आती है, वापस लौटती है, तो वो हमारे वोकल कॉर्ड से टकराकर एक ध्वनि के रूप में बाहर आती है और हमारे होंठ, हमारी जीभ, जबड़े, ऊपरी तालू सब मिलकर उसे एक शब्द के रूप में बाहर निकालते हैं। पर जो ध्वनि अंदर पैदा होती है वो होती है हमारी आवाज। आवाज क्या है? आवाज होती क्या है? आप क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे उस सुनने को आप अपनी जरूरतों के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार बना लेते हैं अपनी एक आवाज को। और इन सारी बातों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण होती है आपकी आवाज। और इसको बनने में 4 फैक्टर्स बहुत काम आते हैं। सबसे पहला है वातावरण। आप किस वातावरण में पले बढ़े हैं? आप बचपन से अपने माँ बाप की आवाज़ों को सुनते हैं, आप रिश्तेदारों की आवाज़ को सुनते हैं, आप गली मोहल्लों में होने वाली की आवाज़ों को सुनते हैं, आप अपने शहर, अपने गांव, अपने देहात की आवाज़ों को सुनते हैं और आपकी आवाज़ अचेतन में आपके मन में बनने लगती है और आपकी आवाज़, आप उन आवाज़ों का अनुसरण करने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी आवाज़ बनने लगती है। लेकिन आप अगर अपना वातावरण बदलते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है। उसी तरह से संभाषण में एक चरित्र जब बोलता है तो वो कहाँ से है? वो कहाँ से है? क्या वो कहीं गांव से आया है और शहर में आया है? तो उसके संभाषण में उसका वातावरण होगा, पूरा वातावरण होगा। दूसरा फैक्टर है सुनना। इससे मेरा मतलब है ध्वनि का बोध, यानी आप कितना बारीकी से किसी एक आवाज को सुनते हैं। आप, कई लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे से आवाजों को सुनते हैं और कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से आवाजों को रिप्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं कि एक्टर के पास एक तीसरा कान होना चाहिए ताकि वो सारे समय बहुत सारी आवाजों को सुनता रहे और उन्हें अपने संभाषण में इस्तेमाल करता रहे। दूसरा होता है, फिर तीसरी बात है शारीरिक स्फूर्ति, यानी आपका शरीर, आपके शरीर में आपकी मसल्स, आपके जो अंग होते हैं जिनसे आप बात करते हैं, क्या वो उतने कुशल है? क्या वो उतनी उनकी एक्सरसाइज हो चुकी है कि आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें? कई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, तो उनका सोचना और उनकी शारीरिक गति, बोलने की जो शारीरिक गति होती है, उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और वो बहुत अटकते जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो बोलना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से कुछ बोलते रहते हैं। सांस के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर बात करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। सांस से बनती है आवाज और आवाज के कुछ बहुत सारे तत्व हैं। जैसे सबसे पहला है सुर। सुर जो होता है, हर आदमी का अपना एक सुर होता है। हर आदमी उस सुर के आसपास के सुरों में बातचीत करता है, उसका एक बेसिक सुर होता है। और हम अपने जीवन में बहुत समय बहुत सारे सुरों को सुनते रहते हैं, बल्कि हम जब बातचीत करते हैं
जब हम हंसते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम खेलते हैं, तब भी बहुत सारे पिचेस का आप देखते हैं कि बहुत सुंदर समावेश होता है। शैलीबद्ध संभाषणों में तो जो पिचेस होते हैं उनका बहुत इस्तेमाल होता है। अब एक बहुत सरल एग्जाम्पल है कि वो डिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। यानी अगर बहुत दूर में कोई आदमी होगा तो हम कहेंगे अरे सुनो, पास आएगा अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो। तो इस तरह से आपका पिच बदलता जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें पिच के अलावा और दूसरे भी फैक्टर्स हैं, पर पिच यहाँ पर प्रमुख है। पिच जो होता है शैलीबद्ध संभाषणों में बहुत अलग ढंग से भी होता है, जहां पर आप एक बहुत बड़ा स्थान भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे यहूदी की लड़की में ढिंडोरची आता है और उसको ये बताना कि वो बहुत दूर से आ रहा है और धीरे धीरे चलता हुआ वो सामने मंच पर आता है। अब मंच तो उतना ही बड़ा है, विंग्स उतने ही छोटे हैं, उसका स्पेस तो बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो अपनी पिचेस का इस्तेमाल करके सुनो 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 ऐसा करके उसको बता सकता है कि वो बहुत दूर से चल कर आया। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे ढंग से इन बातों को एक्सप्रेस ना कर पा रही हूँ, पर फिर भी ये एक एग्जाम्पल है। फिर तीसरा फैक्टर होता है रिदम। रिदम यानी गति। हर आदमी की अपनी एक गति होती है, यानी कि संभाषण में चरित्र की अपनी एक गति होती है, उसकी एक रफ्तार होती है जिससे वो बातचीत करता है। और ये गतियां जो होती हैं ये अलग अलग स्थितियों में बदलती जाती हैं। अगर आप आंधी में, तूफान में चल रहे हैं तो आपकी गति बिल्कुल अलग होगी, बोलने की भी, चलने की भी और बोलने की भी। आप नहाते हुए बोल रहे हैं तो भी बहुत अलग गति होगी। आप पानी में तैरते हुए बोल रहे हैं तो भी आपकी गति अलग होगी। ये गतियां बहुत बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि ये गतियां जब बार 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 रिपीट होती हैं तो इसका एक पैटर्न बनता है। जैसे अगर आप अब ये दुपट्टे को ही देखें तो इसमें आड़ी तिरछी रेखाएं हैं और ये बनती चली जा रही है। इसका मतलब ये बार बार बन रही हैं, ये गति है और ये एक पैटर्न बन गया है। और अब जब पैटर्न्स बार बार किसी संभाषण की शैली में आते हैं तो बन जाते हैं स्टाइल्स। जब स्टाइल्स बन जाते हैं, और अगर आप देखें कि जैसे कि ग्रीक नाटक है या अंधा युग है जिसमें कोरस का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, तो कोरस जो होता है वो एक समवेत स्वर होता है। अब सब एक साथ कैसे बोलेंगे? जब तक कि उनकी गति एक सी नहीं होगी, वो उस गति को निर्धारित करते हैं। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 पुत्रों का तर्पण। इसमें पिचेस भी बहुत बराबर होने चाहिए, इसमें गति भी बहुत बराबर होनी चाहिए। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो आपकी आवाज का घनत्व होता है, कि आप में कितना दम है कि आप अपनी आवाज को कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। मुझे याद है कि जब हम रिपेटरी कंपनी में थे तब रंगमंडल प्रमुख जो कि मनोहर सिंह थे उस समय, वो हमें हमेशा हॉल्स में ले जाते थे और कहते थे कि सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारी आवाज अंत तक पहुंच रही है कि नहीं है, तुम्हारा वॉल्यूम ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो इस पर काम करो। तो हम अपनी आवाज को थ्रो करते थे। ये कैरिंग पावर होती है जो कि आवाज में प्रोजेक्शन लाती है और आवाज को बहुत ही दमदार बनाती है। अगर आप देखें तो इसका एक सरल उदाहरण है कि हारमोनियम को अगर आप ले लें तो हारमोनियम में एक तरफ सुर बने हुए होते हैं और एक तरफ उसकी धौंकनी होती है। आप जितनी जोर जोर से उसको धौंकते हैं उसमें हवा उतनी ही जोर जोर से आती है और सुर बहुत जोर जोर से सुनाई देने लगते हैं, लेकिन वो सुर बदलते नहीं है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉइस का, वो है उसका रेजोनेंस। देखिए, आवाज चाहे पतली हो या मोटी हो, उसमें गूंज होनी चाहिए, यानी वो अनुनादित होनी चाहिए। जब सांस वापस लौटती है और हमारे वोकल कॉर्ड से टकराती है तो वो हमारे मुंह में बनती है और वो एक बहुत कमजोर सी ध्वनि होती है। उसको हम अपने शरीर में गुंजाते हैं और उसके गुंजाने से उसकी टोनल क्वालिटी बदल जाती है, उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। मेरा यह मानना है कि हमारी सांस से जो आवाज बनती है वो हमारे पूरे शरीर में अनुनादित होती है। हमारे मांस, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां सारे की सारी मिलकर आवाज को रेजोनेट करती हैं।
और ऐसा होने से आवाज बदल भी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि नाक से बोलते हैं, कुछ लोगों की आवाज बहुत गहरी और बेस आवाज होती है, कुछ लोग बहुत स्कल से बात करते हैं। तो जब आप अपने चरित्र के संभाषण पर काम करते हैं, तब आप क्या उसका रेजोनेटर बदल सकते हैं? अब तो वैसा काम नहीं मुझे दिख रहा है आजकल, लेकिन एक समय था जब बहुत दिग्गज अभिनेता मनोहर सिंह, राजेश विवेक, पंकज कपूर अपनी आवाज ही बदल लेते थे। जब वो कोई चरित्र कर रहे होते थे तो वो बिल्कुल एक अलग आवाज में आता था। आप कभी नाक से भी बोल सकते हैं। शैलीबद्ध संभाषणों में क्या होता है कि रेजोनेटर्स का जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर कॉमेडी को के लिए होता है। मतलब कभी आप नाक से बोलने लगे तो कभी आप स्कल रेजोनेटर से बोलने लगे। और रेजोनेटर्स जो होते हैं वो हम अपनी सुविधा अनुसार उनको कभी 3 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं, कभी 5 रखते हैं, यानी बेस, चेस्ट, गला, नाक और स्कल। आवाज से बनते हैं शब्द, और शब्दों से बनते हैं वाक्य, और वाक्यों से बनते हैं संवाद, और संवाद बहुत सारे जब हो जाते हैं तो एक बड़ी स्पीच हो जाती है, और तब आती है संभाषण की कला। जो शब्द होते हैं उनकी अपनी एक फिजिकल रूट होती है, यानी कि वो हमारे शरीर के अंदर बंधे हुए होते हैं, वो उनकी जड़ हमारे शरीर में होती है। आप अपने किसी अनुभव को बताते हैं तो आप बहुत आराम से धारा प्रवाह बोलते चले जाते हैं, और वो शब्द सारे इमोशन, सारी भावनाओं को लेते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि वो शब्द आपने महसूस किए हुए होते हैं और वो आपके शरीर के अंदर होते हैं। यही कारण है कि जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है, जब आपको चरित्र का संभाषण करना होता है, तो वो शब्द हमें बड़े अजनबी लगते हैं, हमें उन्हें परिचित बनाना पड़ता है, हमें उन्हें बार बार समझकर, बार बार बोलकर उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उन्हें हमें अपने एक्सपीरियंसेस से भरना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत सपाट सुनाई देते हैं। शब्द जो होते हैं वो उनमें ध्वनि होती है। अगर आप शब्द को पूरा नहीं बोलेंगे तो वो बहुत छोटे-छोटे लगेंगे। अगर आप शैलीबद्ध संभाषण कर रहे हो और वो कवितामय संभाषण, मान लीजिए आप यंधा युग में अश्वत्थामा का चरित्र निभा रहे हो और कहें कि कैसे लूँगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। अब प्रतिशोध और निर्मम आप अगर ऐसे ही बोल देंगे तो वो शब्द की एक ध्वनि नहीं पैदा होगी, जिसमें प्रतिशोध है, जिसमें निर्मम एक एक्शन के रूप में है। कैसे लूँगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। तो शब्द की अपनी एक ध्वनि है, उसका एक अपना चित्र भी होता है कि साफ नीला आसमान और उसमें उड़ते हुए सुंदर पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए चले जा रहे थे। तो आप एक चित्र बनाते हैं शब्दों से, और शब्दों के अपने चित्र भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शब्दों के अपने एसोसिएशन होते हैं। एक शब्द किसी एक चरित्र के लिए एक अलग मायने रखेगा और वही शब्द दूसरे चरित्र के लिए बहुत अलग मायने रखेगा। जैसे कि शब्द है अंधेरा, अगर किसी शिकारी के लिए ये शब्द हो तो उसको तो अंधेरा शब्द से बहुत रोमांच होगा कि अभी रात में अंधेरा हो गया है, अब मैं शिकार करने जाऊंगा। मगर कोई राह भूल गया हो, भूला भटका आदमी हो, वो दिन भर चलता जाए और रात होने लगे, अंधेरा होने लगे, तो उसके मन में भय, शंका पैदा होने लगेगी कि अब क्या होगा। इसका मतलब अंधेरा शब्द जो है उसके लिए बहुत अलग है। फिर कुछ शब्द होते हैं जो बहुत मजेदार होते हैं, वो ध्वनि से ही पैदा हुए होते हैं। मतलब जैसे खटखटाना, बुदबुदाना, खौलना, टपकना, सुबकना, सिसकना, इस तरह के भी शब्दों को अभिनेता के पास इन शब्दों को बोलने की कला होनी चाहिए, तभी वो संभाषण में जब ये शब्द आएंगे तो उनको जागृत कर सकेगा। दूसरी बात ये है कि शब्दों के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है बदलाव लाने की। वो जब शब्द कहते हैं ना कि शब्द की मार बहुत ज्यादा होती है। आप फिजिकल मार को भूल सकते हैं, लेकिन शब्द जो आपको किसी ने अपशब्द कहे तो वो आपको बार बार सुनाई देते हैं। जब कोई चरित्र
एक शब्द बोलता है तो सामने वाले चरित्र के अंदर कुछ घटता है और सिचुएशन वैसी की वैसी नहीं रहती, एक बदलाव आ जाता है उस चरित्र में ही नहीं बल्कि जो कह रहा है उस शब्द को उसके अंदर भी बहुत बदलाव आ जाता है, स्थितियां वैसी की वैसी नहीं रह जाती। यानी कि शब्द स्थितियों को बदल सकते हैं, शब्द अपने आप में पूरा एक संभाषण हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि शब्दों को समझने के लिए पोयम को बोलना, कविता को बोलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कविता में बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बोला जाता है। और देखा जाए तो हमारा सारा नाट्य साहित्य काव्य है, शेक्सपियर, संस्कृत नाटक और भी बहुत सारे शैलियां हैं जिनमें काव्य की बहुत ज्यादा भरमार है। नाटक में हम संभाषण क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारा चरित्र बहुत अच्छा बने, उसका एक वाचिक अभिनय पूरा हमको दिखाई दे सके। पर असल में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो नाटककार ने शब्द लिखे होते हैं उन्हें हम दर्शकों तक अपने संभाषण से पहुंचा रहे होते हैं। हम ये भी कर रहे होते हैं कि निर्देशक ने जो नाटक की पूरी एक व्याख्या की होती है उसको हम अपने संभाषण से लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। और उसमें अभिनेता की भी चरित्र की व्याख्या आती है। चरित्रों को बहुत अलग अलग चरित्रों के जो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तरह तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं, उनको दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप संभाषण का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संभाषण जो है वो नाटक में एक संगीतमय वातावरण पैदा करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक ऑर्केस्ट्रा सिम्फनी बनाता है। ऑर्केस्ट्रा में बहुत तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद्य अलग अलग सुरों में, ताल में बजते हैं। उनकी टोनल क्वालिटी, उनकी रेजोनेंस बिल्कुल अलग होती है, उनका वॉल्यूम बहुत अलग होता है और उनके सुर बहुत अलग होते हैं। उसी तरह से नाटक में बहुत सारे चरित्र जो होते हैं वो अलग अलग सुरों में बोलते हैं, अलग गतियों में बोलते हैं, उनके रेजोनेंस उनकी अलग होती है और इस तरह से वो एक संगीतमय वातावरण पैदा करते हैं जो कि दर्शकों को मोह लेता है, जो कि दर्शकों को बांधे रखता है। देखिए, संभाषण जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, पर हम अपनी सुविधा के लिए भी यथार्थवादी संभाषण और शैलीबद्ध संभाषण, इन दो चीजों में हम बंटवारा कर सकते हैं। और अभी मैं आपके साथ यथार्थवादी शैली के संभाषण पर कुछ डिटेल्स में बात करना चाहूंगी। यथार्थवादी संभाषण जो होता है यानी कि किसी नाटक से लिया हुआ कोई संभाषण, वो बंधा हुआ होता है। उसमें उसके चरित्र का आगे होता है, उसने बाद में क्या कहा है, वो अभी क्या कह रहा है, ये बातें सब सम्मिलित होती हैं। इसको बनाने के लिए हम पहले संभाषण को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठकर। हम अपना कभी कभी प्लेराइट भी हमारे साथ होता है, तब हम बात करते हैं। पर इसको समझने का एक बहुत तरीका है कि आप 5 W's की टेक्निक इस्तेमाल करें। यानी 5 W's माने हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। इसको आप 5 क भी कह सकते हैं, कौन, क्या, क्यों, कब और कैसे। वो कौन है, वो चरित्र क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, उसका पढ़ने लिखने का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो बहुत अनपढ़ है, क्या वो बहुत साहित्यिक है, क्या वो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बात बिल्कुल बेवकूफों जैसी करता है, उसके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार है, क्या वो चाहता क्या है, व्हाट इज हिज डिजायर। देखिए, आप अगर अपना ही एग्जाम्पल ले लें तो आपकी डिजायर ये है कि आप एक अच्छे रंगकर्मी बने, इसलिए आप इस वेबिनार को सुन रहे हैं और अंत में आप बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं। अब मतलब कि आपकी सारी क्रिया, आपका बोलना, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है, आपकी डिजायर से जुड़ा हुआ है, आपकी इच्छा से जुड़ा हुआ है। तो आप क्यों संभाषण कर रहे हैं? चरित्र जब आप निभाते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं और मैं क्या चाहता हूं और मैं कब बोल रहा हूं। कब का मतलब सिर्फ समय से नहीं होता है, कब मतलब कैसी स्थिति में मैं बोल रहा हूं, किन सर्कमस्टांसेस में मैं बात कर रहा हूं।
और कैसे बोल रहा हूँ, कई बार बहुत अलग ढंग से बात करता है। कोई आदमी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो एक स्थिति में बहुत खराब ढंग से बात करता है। वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को नहीं समझता। तो ये जो बातें हैं, ये संभाषण में आती जाती हैं, और ये हमारे संभाषण को एक बहुत विस्तृत उसका एक चित्र बनाती हैं। फिर संभाषण में आता है टेक्स्ट और सब टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है जो शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन उन शब्दों के नीचे जो अनकहा होता है, जो उसका भावार्थ होता है, जिस वजह से, जिस इरादे से चरित्र उन संवादों को बोलता है, वो होता है उसका सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट जो होता है वो आपको बनाना पड़ता है, और सब टेक्स्ट ही असल में एक अभिनेता का कंट्रीब्यूशन होता है, वो उसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। जब एक चरित्र जब दूसरे चरित्र से कोई बात कहता है, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसका इरादा क्या होता है कि दूसरे चरित्र के अंदर कुछ घटे, कि इसका असर उसके ऊपर क्या हो, कि वो कुछ एक्शन करे। जब वो कुछ उसके बोलने का असर जब दूसरे चरित्र पर पड़ता है और वो कुछ बोलता है या वो कुछ करता है, तब आपका संवाद वर्बल एक्शन बन जाता है। यानी फिजिकल एक्शन अलग होते हैं और ये आपके संभाषण एक वर्बल एक्शन की तरह से काम करते हैं। और अभिनेता जो होते हैं वो अपना सबटेक्स्ट बनाते हैं, और सबटेक्स्ट को बनाने के लिए उन्हें अपनी मोटिवेटिंग डिजायर या उनका नाटककार की व्याख्या, निर्देशक की व्याख्या के साथ चलना होता है। वो उससे अलग हटकर कुछ उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। और ये सबटेक्स्ट ही है जो एक्टर को हमेशा बताता रहता है, हमेशा अपने दिमाग में रखता है अपने डायलॉग बोलते समय। यानी जब आप संभाषण करते हैं तब सबटेक्स्ट ही आपको प्रेरित करता है कि आप वो वाक्य बोलें। 2007 में मुझे लंदन में ग्लोब थिएटर देखने का अवसर मिला था, और वहां ये सुविधा थी कि आप एक सिक्का डालिए और बहुत दिग्गज अभिनेताओं की आवाज में शेक्सपियर की बहुत सारी स्पीचेस सुनिए। यानी हैमलेट की स्पीच टू बी और नॉट टू बी आप पीटर ओटूटल की आवाज में सुनते हैं, सर एंथनी हॉपकिंस की आवाज में सुनते हैं। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि एक अभिनेता एक संभाषण को क्या रूप देता है, उसके भीतर वो क्या भावार्थ निकालता है। तो हर अभिनेता बिल्कुल अलग अलग ढंग से उस स्पीच को बोलता है। सबटेक्स्ट को अगर हम समझना चाहें तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं। ये दोनों बहुत स्वतंत्र पंक्तियां हैं कि कितना बजा है, अभी 9:30 बजे है। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है जिसका एग्जाम होने वाला था और वो देर से पहुंचा है और वो बहुत डर गया है कि अब उसका क्या वो एग्जाम दे पाएगा, क्या वो पूरा पेपर कर पाएगा, क्या उसको अंदर आने दिया जाएगा। तो वो इस तरीके से पूछता है कि कितना बजा है, और जो सुनने वाला चरित्र है वो बहुत अच्छा चरित्र है और वो कहता है कि घबराओ मत, तुम अभी बहुत समय है, तुम अपना पेपर पूरा कर सकते हो, इसके लिए तुम डरो मत। तो आप इसको कैसे कहेंगे कि क्या क्या बचा है? तो दूसरा कहेगा अभी सिर्फ 9:30 बजे है। या आप सबटेक्स्ट के बारे में एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप कहें मत जाओ, आप इस तरीके से कह रहे हैं, उसका भावार्थ ये है कि प्लीज मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो आप पहले टेक्स्ट कहिए मत जाओ, फिर आप सब टेक्स्ट कहिए कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो आप और फिर इसके बाद आप उस पंक्ति को बोलिए मत जाओ। तो वो आपका भावार्थ जो है वो आपके टेक्स्ट में आ जाता है। इसी तरह से मत जाओ को आप दूसरे भावार्थ के साथ भी कह सकते हैं, सब टेक्स्ट के साथ कह सकते हैं। जैसे बाहर बहुत खतरा है, बाहर मत जाओ,
बाहर मत जाओ, नहीं तो बम फूट सकता है और वो तुम्हारी आवाज़ को उसमें बहुत तुमको चोट लग सकती है, तुम्हें बहुत ज़ख्म हो सकते हैं। तब आप फिर कहेंगे मत जाओ, नहीं बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है, बाहर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, बम फट सकता है और तुम्हें कोई किसी भी तरह की चोट सकती है, अगर तुम मर जाओगे तो आप कैसे कहते हैं? पहले आप मत जाओ कहेंगे, फिर आप उसका भावार्थ कहेंगे और फिर आप दोनों को मिलाकर बोलेंगे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। तो ये बार-बार करने से पर आप सबटेक्स्ट को बता सकते हैं और सबटेक्स्ट ही सुनने के लिए दर्शक नाटक देखने आता है, नहीं तो वो नाटक तो पढ़ ही सकता है। और एक ज़माना था जब एक्टर्स को देखने के लिए लोग आया करते थे और वो ये देखना चाहते थे कि ये एक्टर इस चरित्र को किस तरह से बोलता है, उस चरित्र का संभाषण कैसे करता है। अब इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे कि आपका क्या रिलेशनशिप है, आप क्या जिस चरित्र से बात कर रहे हैं वो बहुत आत्मीय है आपका, या आपका बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप है उससे, या आप उसे बहुत नापसंद करते हैं, या वो आपका नौकर है और वो नौकर है लेकिन आप उसको बहुत प्यार से रखते हैं। आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे संबंध होते हैं। तो संबंधों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है और ये संबंध बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि वो जटिल हो सकते हैं, वो संबंध बदलते रहते हैं। उसी तरह से चरित्र का संभाषण भी बार-बार बदलता रहता है और एक अभिनेता को अपने संभाषण में ये बदलाव ढूँढने होते हैं। तब उसका चरित्र जब बातचीत करता है तो वो अलग-अलग ढंग से बात करता है और उसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड चरित्र रिलेशनशिप रखने वाला एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ओथेलो से। ओथेलो में यागो जो है वो ओथेलो से बहुत जलता है, बहुत ईर्ष्या करता है, पर बनता वो उसका दोस्त है और उसके मन में वो बहुत सारी शंकाएं पैदा करता रहता है। तो जो यागो का चरित्र निभा रहा होगा वो उन शब्दों को कैसे बोलेगा, अपने संभाषण के शब्दों को कैसे बोलेगा कि लगे तो दोस्त, लगे तो रिलेशनशिप दोस्ताना, लेकिन है उसके मन में ईर्ष्या है। और इसके लिए अभिनेता को अपने संभाषण में उन वाक्यों को, उन शब्दों को ढूंढना पड़ता है जो इस तरह की भाव को उभारते हैं, यानी कि वो उन शब्दों का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करता है ताकि इस तरीके के भाव सामने आ सके। दूसरा आपका एटीट्यूड होता है, आप बहुत अक्खड़ हैं, आप बहुत निर्दयी हैं, आप बहुत क्रूर हैं, या आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, आप किसी गरीब को देखकर आपका दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है, उसकी तकलीफ को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है, तो आपके संभाषण में भी वो चीजें आएंगी और वो बात करते 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 बदलाव आएगा। आप एक नाटक है चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड एक न्यू रिच क्लास के बारे में है, जिसमें एक संभ्रांत परिवार है और उसमें एक कैरेक्टर है रानिस्काया, जिसके पास एक चेरी का बगीचा है और उस चेरी के बगीचे को उसके घर में काम करने वाला एक व्यक्ति लोपाखिन खरीदना चाहता है, पर वो रानिस्काया के सामने बहुत ठीक से बात नहीं कर पाता, क्योंकि है तो वो उसका नौकर ही, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आने लगे हैं लेकिन उसका स्टेटस बहुत नीचा है। लेकिन जब वो बगीचा खरीद लेता है तो वो शराब पीकर आता है और उस शराब के नशे में वो कहता, हाँ मैंने वो बगीचा खरीद लिया है, मैं अब उसका मालिक हूं। यानी कि एक उसका एटीट्यूड बदलता है और उसमें कारक होता है शराब पीना। आपका जो संभाषण होता है, आप उसको कैसे शुरू करते हैं, उसकी इमोशनल मूड इंटेंसिटी क्या होती है, आपके संभाषण का प्लेसमेंट क्या है, क्या वो नाटक के बिल्कुल शुरू में रखा हुआ है या बीच में है या बिल्कुल बाद में है। अगर बहुत शुरू में है तो हो सकता है कि वो उसके बोलने में
वो चरित्र के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हो, उसके कैसे रिलेशनशिप्स बनते हैं लोगों से, उनके इस बारे में बात कर रहा हो, लेकिन उसकी भावनाओं का जो एक ज्वार होता है, जो आउटबर्स्ट होता है, उसके लिए वो कुछ क्षणों को बचा कर रखता है। हो सकता है कि नाटक के बीच में एक ऐसी कोई स्पीच हो जहाँ पर उसका आउटबर्स्ट आए, तो वो उस आउटबर्स्ट को उतने ज़्यादा उत्तेजित ढंग से अपने संभाषण को तब बोलता है, ना कि बिल्कुल शुरुआत में बोलता है। धीरे-धीरे संभाषण में उसकी चारित्रिक विशेषताएँ आती जाती हैं। इन सारी समझ के साथ जब आप नाटक को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हैं, उसका एक सबटेक्स्ट बना लेते हैं, उसकी उम्र, उस अपने चरित्र की उम्र, वो कौन है, वो क्या चाहता है, सब कुछ जान लेते हैं, तब आप अपने आप भी अपनी स्पीच पर काम करते हैं। और उसका एक तरीका होता है कि आप एक रिटन स्क्रिप्ट लेते हैं और फिर आप उसको पढ़ते हैं, और उस स्पीच में बहुत सारे विचार होते हैं। तो जब विचार बदलता है तो आप उसको बदल कर दूसरे यूनिट में बदल देते हैं, यानी आप स्पीच को बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक बहुत मोटा सा कैसा इसका मोटा-मोटा एक मोटे तौर पर इसका एग्जाम्पल दें तो समझिए कि जब आप एक कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल और सब्जेक्ट लिखते हैं लीव, और फिर लिखते हैं कि डियर सर, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, मुझे इतने दिनों की छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी देना बहुत मुश्किल है, पर आपको छुट्टी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करनी है। फिर आप दूसरा विचार आता है कि मेरे घर में बहुत सारे मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, तो उन रिश्तेदारों को भी मुझे सँभालना पड़ता है, और वो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और मेरा मन बहुत विचलित है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। तीसरी बात, क्या आप मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ खर्चा दे सकते हैं? ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ। फिर आप फिर से पैरा बदलते हैं और लिखते हैं कि मैं इतने दिनों तक छुट्टी पर रहूँगा, और आप मुझे इन टेलीफ़ोन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पैरा बदलते हैं, विचार के साथ आपके पैराग्राफ्स बदलते जाते हैं। तो एक्टर जो होता है वो संभाषण पर, एक रिटन स्क्रिप्ट पर इस तरह से काम करता है कि वो उसको यूनिट्स में डिवाइड करता है। फिर उसमें वो ढूँढता है कि कौन से बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनको अगर आप रेखांकित करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब निकल कर आएगा उन वाक्यों का। जब आप शब्दों को रेखांकित करते हैं तो उसको भी रेखांकित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है कि आप शब्द को घात करते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, मान लीजिए ये वाक्य है, और आप कहें मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। पर आप इस रेखांकन को आप अलग ढंग से भी बोल सकते हैं। आप इस बात को रिपीट कर सकते हैं, उस शब्द को बार-बार रिपीट करते हैं। जैसे मैं कल वहाँ जाऊँगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बात बार-बार आने से बहुत रेखांकित हो गया। मैं कल वहाँ जाऊँगा। मैं कल वहाँ कल मैं वहाँ जाऊँगा। यानी कि मैं कल वहाँ जाऊँगा। मैं कल जाऊँगा, हाँ जी, जाऊँगा। मैं कल जाऊँगा। यानी कि आपने बार-बार उस शब्द को रिपीट किया, इससे वो हाइलाइट हो गया। फिर आप उसको बहुत सारी तरीकों से भी घात कर सकते हैं उसके ऊपर, कि आप उसमें हँसने का, आप उसमें रोने का टच डाल सकते हैं। जैसे मैं कल जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब इसका सबटेक्स्ट है। यानी कि जब आप हँसी या आप रोने का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको उसको बहुत तार्किक ढंग से करना होता है। आप बिना कुछ सोचे-समझे उसमें बीच में हँस दिए और आपने एक शब्द को रेखांकित कर दिया, तो वो ठीक नहीं होता। कई बार ऐसी भी स्पीचेज़ होती हैं, जिनमें बहुत सारे शब्द होते हैं, और उन बहुत सारे शब्दों में से कौन-सा शब्द है जिसको हम रेखांकित करें? जैसे कि खामोश अदालत जारी है, एक बहुत
प्रसिद्ध नाटक है, विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ है, जिसमें एक असफल वकील है, जब उसको मौका मिल जाता है तब वो एक स्त्री को, जो कि उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, और उस स्त्री को कटघरे में खड़ा करके उसके एक सरकारी वकील की तरह उस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है, मिलॉर्ड, अभियुक्त मिस लीला बेड़ारे के ऊपर पाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। कटघरे में खड़ी हुई इस स्त्री ने स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। अब देखिए कितने सारे शब्द हैं। स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। अब ये किस तरह का संभाषण है? इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस शब्द को रेखांकित करें। हो सकता है कि बहुत सारे शब्दों को आप रेखांकित करें, यानी एक शब्द होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ दूसरे शब्द होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे शब्द होते हैं, कई बार आप घात करते ही चले जाते हैं, शब्दों पर बार बार बोलते जाते हैं। जैसे कि इसी नाटक में एक शुरुआत में स्पीच है, सामंत नाम का कैरेक्टर कहता है, अरे 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 ये सब बहुत पुराना है ना, इसलिए ऐसा होता है, और अगर आपने कड़ी खींच ली तो क्या होगा आप जानती हैं, अंदर से दरवाजा बंद और बाहर से कड़ी। तो इस तरह से एक ऑपोजिट वर्ड्स भी होते हैं कि अंदर से दरवाजा बंद और बाहर से कड़ी, यानी कि बहुत सारे ऑपोजिट शब्द भी होते हैं जिनको आपको खेलना पड़ता है। और आप इन सबको जब खेलते हैं वो आप चरित्र के सबटेक्स्ट के अनुसार खेलते हैं, आप क्या कह रहे हैं इसके अनुसार शब्दों का चयन करते हैं। और ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि हर अभिनेता अपने यूनिट्स को अलग अलग ढंग से डिवाइड करता है। उसके लिए वही शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता है जो दूसरे अभिनेता के लिए होता है, लेकिन जब आप चरित्र में एक संभाषण कर रहे होते हैं तो आप उस शब्द को बहुत हाईलाइट करते हैं ताकि उससे मीनिंग निकले। फिर ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशनल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो आपके भाव होते हैं वो एक भाव से बदलकर दूसरे भाव में आते हैं और वो आपकी स्पीच में होते हैं। कहा जाता है कि एक्टर की खूबी इस बात में मानी जाती है कि वो एक इमोशन से दूसरे इमोशन में कितने सुंदर ढंग से जाता है, कि उसमें कितना बदलाव आता है और वो उसको कितनी स्मूथली ले जाता है। तो उस तरह के ट्रांजिशनल पॉइंट्स होते हैं और ये ट्रांजिशनल पॉइंट्स अभिनेता पर डिपेंड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से उन ट्रांजिशनल पॉइंट्स को देखता है। कुछ पंच लाइन्स होती हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं जो कि चरित्र की विशेषताओं को बताती हैं, चरित्र को के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देती हैं, चरित्र को हमारे सामने बिल्कुल उसका चित्र हमारे सामने बता देती हैं। तो वो पंच लाइन्स आपको अपनी संभाषण में ढूंढनी होती हैं कि इस चरित्र के अनुसार संभाषण में किस तरीके से ये पंच लाइन बन सकती है। फिर आप सारे शब्दों को, सारे वाक्यों को एक सांस में नहीं कहते हैं, आप कभी रुकते भी हैं, आपकी सांस खत्म हो जाती है, पर एक बहुत बड़ा अगर आपके मन में विचार आता है तो आप उसको एक सांस में कहते जाते हैं। हो सकता है कि आप बीच बीच में रुकें, और इनको कहते हैं ब्रीदिंग स्पेसेस, और आप उनको मार्क करते हैं। अब देखिए कि जब टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो उसमें कई बार पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, पर आप अपने पंक्चुएशन खुद भी बनाते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी कहीं भी रुक जाए, पर ऐसा चरित्र भी हो सकता है, उसका संभाषण ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी कुछ भी कहते कहते रुक जाता है और फिर आगे बात करना शुरू करता है। तो आप उसको एक इस तरह से उसकी एक खूबी बना सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि अभिनेता को ड्यूअल कॉन्शियसनेस के साथ काम करना होता है, यानी जब वो संभाषण कह रहा होता है तो वो चरित्र के भावों में, उसके इमोशंस में डूबा हुआ होता है, लेकिन कुछ लाइनें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और वो चरित्र जो नाटक के बिल्कुल मेन मुद्दे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि खामोश अदालत जारी है में एक शुरुआत में ही सामंत नाम का कैरेक्टर आता है और वो देखता है कि सब कुछ सफाई वफाई हो गई है,
ये हॉल है। और फिर नाटक की मुख्य पात्र बिनारे, वो जो स्त्री जिसको जो कि उस हॉल के अंदर गलती से बंद हो जाती है सारे लोगों के साथ, और फिर सारे लोग खेल खेल में उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके ऊपर एक झूठा अभियोग लगाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो सामंत जैसे ही बिनारे अंदर आती है, वो कहता है कि अरे क्या हुआ, कड़ी खोलने में उंगली दब गई। ये सब बहुत पुराना है ना, इसलिए ऐसा होता है, आसानी से कड़ी खिसकती नहीं। और जो कहीं कुंडा बाहर रह गया तो जानती है क्या होगा, दरवाजा अंदर से बंद और बाहर से कड़ी। बस समझिए अंदर वाले को तो जेलखाना ही हो गया। अब ये बात नाटक के मुख्य उद्देश्य के साथ बहुत जुड़ती है। तो एज एन एक्टर आपको ये समझना हो चाहिए कि चरित्र के बोलने में, उसके संभाषण में ये पंक्तियां नाटक के मूल कथ्य के साथ, उसके थीम के साथ बहुत जुड़ रही हैं। तो मुझे इनको हाईलाइट करना होगा, मुझे इसको बहुत अच्छे से बोलना होगा ताकि ये बात ऑडियंस के मन के अंदर बैठ जाए। और फिर आता है चरित्र चित्रण। हम संभाषण के द्वारा चरित्र चित्रण करते हैं, जिसमें इन सारी बातों को रखा जाता है और उसमें उसके क्यों एक चरित्र बहुत सारे शब्दों में अपने आप को व्यक्त करता है, कुछ बहुत 4-5 शब्दों में ही अपने आप को बता देता है, क्यों कोई एक तकिया कलाम इस्तेमाल करता रहता है, क्यों किसी एक पात्र का ग्रामर ठीक होता है, का के कू का किस तरह से वो बोलता है। अगर मान लीजिए आप एक चरित्र को बता रहे हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हैं कि वो कलकत्ता या बंगाल से आया है और वो वहीं पे पला बड़ा है और यहाँ पर आकर वो हिंदी बोल रहा है, तो उसमें मात्राओं का इस्तेमाल जो होगा वो बहुत इस तरह से होगा जैसे कि एक बंगाली भाषी करता होगा। हम जाता है तो खाता है, पर इसको बहुत अच्छे ढंग से करना होता है, नहीं तो ये बहुत ही हास्यास्पद हो जाता है और इसमें बहुत स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बहुत सारी गड़बड़ियां होती रहती हैं और उनको रखना होता है। एक्टर को जानबूझकर अपने संभाषण में ये बातें रखनी पड़ती हैं। फिर शब्दों का उच्चारण जो होता है वो कितना सही करता है। जैसे भाई माथा खराब हो गया हमारा, अब खराब हो गया नुक्ता तो नहीं लगाया है, लेकिन एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तो उसने शब्द का चयन अलग किया, उसने नुक्ता लगाया, उसकी आवाज, उसका डिक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है। और फिर आप उसमें कई बार लहजे भी डालते हैं, मतलब बोलियों के लहजे डालते हैं एक बार, और वो लहजा जो होता है वो आपके चरित्र की एक विशेषता बन जाता है और वो आपके चरित्र को आगे बढ़ाने में मददगार होना चाहिए। मुझे याद है कि मोहन वर्षी रेपर्टरी कंपनी में फ्रांस काफ्का के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है द ट्रायल, उसके ऊपर आधारित एक नाटक कर रहे थे, जोसेफ के का मुकदमा। तो जोसेफ के एक सपने जैसी दुनिया में विचर रहा है और वो अपने अदालत में जाना चाहता है, तो उसको रास्ते में एक गर्भवती स्त्री मिलती है जो कि बहुत ही मासूम सी दिखती है। एक तो वैसे ही वो प्रेग्नेंट है और कपड़े धो रही है, पसीना बह रहा है और बहुत ही तकलीफ में है, लेकिन वो बहुत ही चालू किस्म की औरत है। तो जैसे ही वो आता है तो उसमें अवधि में लिखा था हिया आके बैठ जाओ। अब ये मुझे लगा कि हम अगर इसको बहुत अक्खड़ सा कुछ बताएं कि देह तो उसकी बहुत प्यारी सी है, लेकिन उसकी बोली जो है वो बड़ी अक्खड़, बैठो यहाँ आके बैठ जा, ए भाई क्या बात है। अब वो इस तरीके से आप एक बोली का इस्तेमाल करके भी आप अपने चरित्र को उभार सकते हैं। भाषाओं का भी इसमें बहुत इस्तेमाल हो सकता है। आप डिक्शन का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि जब आपके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकले, और डिक्शन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं और वो एक संभाषण से एक अलग एक प्रक्रिया होती है जिसको अलग से बहुत सारी एक्सरसाइजेज से साधा जाता है। पर एक्टर को चाहिए कि वो अपने डिक्शन पे भी बहुत सारा काम करता रहे। देखिए, ये तो मैंने बात की कुछ मूल तत्वों की जो कि एक यथार्थवादी शैली में आता है, लेकिन
अब समय हो चला है, मैं बहुत संक्षेप में शैलीबद्ध संभाषण के बारे में बात करना चाहूँगी। इसका यथार्थवादी शैली से शैलीबद्ध संभाषण जो होते हैं, उनमें जो मुख्य डिफरेंस होता है, वो होता है कि वो एक बना-बना तरीका होते हैं। उनमें इमोशन बहुत एग्ज़ैजरेटेड होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं और उसमें कौशल भी होता है। कई बार वो अभिनेता नाचता है, गाता है, तलवारबाज़ी करता है, नटगिरी करता है, और वो उसमें जो ट्रांजिशनल पॉइंट्स होते हैं, यानी इमोशन का जो बदलाव होता है, वो बहुत जल्दी-जल्दी होता रहता है। जिस तरह से एक यथार्थवादी नाटकों में स्पीच जो होती है, वो बहुत आपको मौका देती है कि आप अपने भावों को धीरे से बदल सकें। लेकिन शैलीबद्ध संभाषणों में ऐसा नहीं होता है। बहुत तेज़ी से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं और उसमें अभिनेता का कॉन्सन्ट्रेशन जो होता है, वो बहुत अलग ढंग से होता है। उसमें ट्रुथ को पाना बहुत अलग होता है। जैसे कि अगर आप पारसी शैली के संभाषण को लें, तो वो एक बंधा-बंधाया तरीका है। उसमें आप उसी तरीके से बोलेंगे। जैसे अमर शकील की हूर में हमीदा कहती है, शाह साहब जिस काम को करने में अबरार और उसके साथियों का गिरोह लाचार है, जो काम मेरे भाइयों के वास्ते भी बहुत मुश्किल और दुश्वार है, उसी काम को खुदा की मदद से, आपकी दुआ से ये नाचीज़ लड़की तैयार है। तो आप देखिए इसमें तैयार है, खुदा की मदद से उसका रिदम एक अलग है। उसी तरीके से एक बना-बनाया तरीका है। जब आप शेर बोलते हैं, तो वो भी बहुत अलग ढंग से बोले जाते हैं। तीर हो, नेज़ा हो, बर्छी तेग या तलवार हो, सर पे मेरे आग की या खून की बौछार हो, सामना अगर हो कयामत का भी तो बढ़ जाऊँगी, मैं जो बेटी हूँ तो अपने बाप को ले आऊँगी। क्यों? क्यों? क्या बेटी बाप की औलाद नहीं समझी जाती? क्या बेटी को बेटों की तरह माँ दूध नहीं पिलाती? आज होगी कारगर तालीम मुर्शद आपकी, मैं दिखा दूंगी कि क्या करती है बेटी बाप की। ओह, अगर लड़की का सवाल ही मेरे हौसले का हारिज है, तो लीजिए, मैं आज से लड़का हुई जाती हूँ। हमीदा से हमीद बनकर, मर्दाना लिबास पहनकर अपने बाप को छुड़ाने के वास्ते रवाना होती हूँ। लड़की न समझिए इसे है नाम की लड़की, तोड़ेगी अभी कुफ्र को इस्लाम की लड़की। नहीं, नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी, अब नहीं कुछ डर क़ज़ा की तेग के भी वार का, जागता जादू है मेरे पास इस तलवार का, करके वो चली जाती। अब इतना सब कुछ उसने बोला, ये सब कुछ एक बंधा बंधाया तरीका है और इसको आपको समझना पड़ता है कि हर शैली का अपना एक संभाषण की अपनी एक तरीका होता है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। और आप इन शैलीबद्ध संभाषणों को हम प्री एक्सप्रेसिव मोड भी कहते हैं, यानी एक्सप्रेशन से पहले बना बनाया एक तरीका। उसी तरह से काव्यात्मक शैलियाँ होती हैं। अंधा युग है जैसे, वो बहुत पोएटिक उसमें संभाषण है। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है। अब इसमें एक रिदम है, इसमें एक काव्य है। अगर आप इसको नहीं लाएंगे तो वो शैली काव्यात्मक शैली नहीं लगेगी और ये यथार्थवादी शैली से बहुत अलग है। लेकिन संभाषण के मूल तत्व हर जगह हर शैली में वही होते हैं। मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगी और कुछ बहुत जो बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि अभिनेता को बहुत सारा साहित्य पढ़ना चाहिए, बहुत तरह का टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, पोएम है, डायरी है, उपन्यास है, कविता है, ताकि उसके पास एक समझ बढ़े। दूसरी बात ये है कि वाणी का अभ्यास करना चाहिए। उसको अपने संभाषण पे बहुत सारी इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस पर काम करना चाहिए। आप देखिए कथक का जो कलाकार होता है वो रोज तत्कार करता है, गायक जो होता है वो रोज रियाज करता है, लेकिन अभिनेता आवाज का रियाज करने में कतरा जाता है।
वो आंगिक अभिनय आंगिक रूप से तो अपने आप को चला फिरा लेता है, लेकिन बोलने का अभ्यास, आवाज का अभ्यास, सांस की बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने में वो थोड़ा सा कामचोरी करता है। बल्कि उसको तो इस तरह से तैयार होना चाहिए कि नाटक शुरू होने से पहले अगर आप अच्छा संभाषण चाहते हैं तो आप को अपनी फिजिकल वार्म अप करना होता है, आपको अपनी आवाज का एक वार्म अप करना होता है, जिसमें आप बहुत सारे वर्णों को बोलते हैं, क च ट त प, जो है क ख ग घ ण च छ ज झ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह शत्रज्ञ, या अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः। इस तरह के बहुत सारे स्वरों और व्यंजनों का आपको अभ्यास करते हुए अपनी इन मसल्स को, जो जीभ, तालू, जबड़ा है, इन सबको बहुत एक्टिवेट करना चाहिए ताकि आप अच्छे से बोल सकें। आप पिचेस का बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, आप वॉल्यूम की एक्सरसाइज करते हैं, आप रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जब आप संभाषण करें तब वो बहुत अच्छा सुनाई दे। अगर हम इसको अपनी सारी बातों को मैं सम अप करूं तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि संभाषण ही नाटक के शब्दों को दर्शकों तक पहुंचाता है। संभाषण ही इन शब्दों को उतार चढ़ाव द्वारा विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। संभाषण ही किसी चरित्र के स्वभाव और उसकी मनोदशा को दर्शकों तक पहुंचाता है, यानी चरित्र की उम्र क्या है, उसका आर्थिक सामाजिक परिवेश क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी उत्तेजना क्या है, उसकी ताकत, निराशा आदि क्या है। और संभाषण ही दर्शकों की मनोदशा को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि संगीत दर्शकों की मनोदशा को नियंत्रित करता है। और संभाषण ही संवादों को बहुत सारी विविधता प्रदान करता है। और अंत में मैं संभाषण के महत्व पर जोर देते हुए मैं अपनी बात भरत मुनि के इन शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगी कि अभिनेता को वाक के विषय में, वाक का मतलब है वाणी, वाक्य, बोलने की इंद्रियां। मैं फिर से भरत मुनि जी के शब्दों को दोहराती हूँ। अभिनेता को वाक के विषय में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये वाक नाट्य का शरीर कही गई है, आंगिक, सात्विक और आहार्य। ये वाक्यार्थ यानी कि रस, ये वाक्यार्थ को व्यंजित करते हैं। सारे शास्त्र वाक से व्याप्त और वाक से निर्मित हैं, इसलिए वाक से परे कुछ भी नहीं है। वाक ही सबका कारण है। छंद से रहित शब्द नहीं और शब्द से रहित छंद नहीं। इस प्रकार इन दोनों का संयोग नाट्य को चमका देता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और क्या कुछ प्रश्न हैं जो मुझसे लोग पूछना चाहेंगे? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डिफरेंस बिटवीन पिच एंड वॉल्यूम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पिचेस जो होते हैं वो सुर होते हैं। वो एक सुर आप पकड़ लेते हैं, पर आप उसी सुर को बहुत ज्यादा ताकत देते हैं तो वो ज्यादा दूर तक सुनाई देने लगता है। तो पिच जो होता है वो एक सुर होता है, और जो पिचेस जो होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में बंधे हुए होते हैं। जैसे अगर आप योग में ओम का उच्चारण करते हैं तो आप नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाते हैं, तो एक तरह से पिचेस का एक श्रृंखला आपको सुनाई देती है। पर ओम यानी वो स्कल तक चली गई, और पर इसमें ही आप जोर दें, आप उसको जोर से बोलें, उसको पूरी ताकत से, उसमें दम लगाएं, तब आपकी ब्रेथ कितना ज्यादा ताकत से चीजों को लोगों तक पहुंचा सकती है। वो होता है वॉल्यूम। हाउ टू ऐड इमोशंस इन वॉइस। मैंने आपसे बात की थी कि आप अपने आप को आप ऑब्जर्व करिए, बाहर जो लोग होते हैं, कि जब वो बहुत नर्वस होते हैं तब उनकी सांस किस तरह से चल रही होती है, वो थरथरा रही होती है, उनके जो बोलने का तरीका है वो उसमें कंपन होता है, वो उनका गला सूखने लगता है क्योंकि सांस पूरी नहीं आ रही होती है। इस तरीके से आप
उस घबराहट के इमोशन को अपनी आवाज में ला सकते हैं। आप अपनी सांस के द्वारा आवाज में इमोशन ला सकते हैं। आप अगर बहुत जोर जोर से बोलें, आप बहुत जोर जोर से सांस को लें, खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत अजीब सी उत्तेजना पैदा हो गई है जो आप में गुस्से की भावना को पैदा कर सकती है। तो इस तरह से आप अपनी आवाज में इमोशंस ला सकते हैं। और इसके लिए आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, आप अपनी कल्पना से भी उसमें इमोशंस को लाने की कोशिश करते हैं कि इस समय मेरी आवाज में किस तरीके से का इमोशन, या आप किसी भी एक संभाषण को ले लें और उसे बहुत सारे इमोशंस में बोलें। कभी मत जाओ, मान लीजिए एक टेक्स्ट है तो आप उसको मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, उसको हंस के बोलिए, उसको रो के बोलिए। इस तरह से डिफरेंट इमोशंस को आप उसमें लाकर देखिए। आप क्या उस पर कंट्रोल पा सकते हैं? क्या आप वो बता सकते हैं? एक्सरसाइजेस फॉर स्पीच प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस प्लीज। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है एक्सरसाइजेस पर बात करना, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, और आवाज और संभाषण के ऊपर बहुत सारे देश विदेश में काम हुआ है। सिसिली बेरी नाम की एक वॉइस डायरेक्टर थी जो कि रॉयल शेक्सपियर कंपनी में कम से कम 30-40 साल तक वॉइस डायरेक्टर रही, और जिन्होंने पीटर ब्रुक जब महाभारत की थी तो उनके अभिनेताओं को जाकर वॉइस की एक्सरसाइजेस कराई थी। तो आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं, उनमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं, जैसे कि एक्टर एंड हिज वॉइस बाय सिसिली बेरी, एक्टर एंड हिज टेक्स्ट बाय सिसिली बेरी। एक और किताब है क्रिस्टन लिंकलेटर की, और लिंकलेटर की एक पूरी टेक्निक है कि आप किस तरह से आवाज को पैदा करते हैं। तो फ्रीइंग द नेचुरल वॉइस, ये एक किताब है। अफसोस है कि बहुत सारी किताबें हिंदी में नहीं है। सिर्फ एकमात्र किताब है बोलने की कला, जो कि डॉक्टर भानुशंकर मेहता ने बहुत पहले लिखी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हम वॉइस और स्पीच पर अपने विचारों को एक किताब के रूप में सामने ला सकें। Ma'am, can you please suggest some popular poems, speeches, play, famous dialogues, monologues, performances of any actor, actresses, both in English and Hindi, for practicing different types of speech? मुझे लगता है कि इस समय तो आपके पास बहुत बड़ा माध्यम है कि आप अगर YouTube पे जाएं तो आपको बहुत अच्छे अभिनेताओं की, विदेशी अभिनेताओं के स्पीचेस आप सुन सकते हैं। आप अच्छे नाटकों को ले लें और उसमें बड़ी स्पीचेस चुन लें। आधे अधूरे है, खामोश अदालत जारी है, किंग लियर है, हैमलेट है, ओथेलो है। उनमें उनकी स्पीचेस लीजिए कि किस तरीके से वो स्पीचेस किस मनोदशा में ली गई हैं, किस तरीके से उसका इमोशनल मूड इंटेंसिटी से उसको शुरू किया जाए। मैम प्लीज बताइए कि रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज कैसे करें। ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पर बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है, क्योंकि रेजोनेटर्स पर काम करना सारी जिंदगी भर काम करना पड़ता है। बहुत सारे रेजोनेटर का एक एक्सरसाइज मैं आपको बता सकती हूँ जो आप शुरुआत के लिए कर सकते हैं कि आप गूंज हमिंग करें। हमिंग जैसे होती है ना, तो आप ये सोचिए कि आप स्कल से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप स्कल से हमिंग कर, अब आप अपने नाक में रेजोनेट करना शुरू करें। फिर आप गले से कर सकते हैं, उसी तरह से आप चेस्ट से कर सकते हैं, और आप बेस को भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोज अभ्यास करना पड़ेगा, और इसके बहुत सारे अभ्यास हैं जिनके लिए बहुत विस्तार से काम करना है, और कोई और दूसरा सेशन उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। What all the course you can suggest for voice modulation to improve tonal quality and diction? इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए तो हम आपको बहुत कुछ सिखा सकेंगे। लेकिन बहुत सारे नाट्य प्रशिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर वॉइस की ट्रेनिंग दी जाती है,
और आप वहाँ पर अपनी वॉइस पर काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि क्लास में जब कुछ सिखाया जाए तो आप उन एक्सरसाइजेस को बार-बार करें। ये अद्भुत काया पलट करने वाली एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। क्या होता है कि जब हम वॉइस एक्सरसाइजेस करते हैं तो कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई बहुत जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको बहुत तकलीफ होने लगती है। हाँ, मैं आपको एक एक्सरसाइज बता सकती हूँ कि आप अपनी सांस को साध कर कितनी देर तक बोल सकते हैं। आप एक गहरी सांस अंदर भरिए और फिर आप स्टॉप वॉच लीजिए और आप उसको सिर्फ कहते हुए बाहर निकालते जाइए और देखिए कि कितने सेकंड्स तक आप बोल सकते हैं। यानी कि आप अपनी सांस को शब्दों में तब्दील कर रहे हैं और उसको एक बहुत सधे हुए स्वर में, एक ही सुर पर सधे हुए स्वर में बाहर निकालते जा रहे हैं। एक्टर दूसरी भाषा के किरदार निभाने के लिए संभाषण को कैसे बेहतर कर पाएगा? एक बंगाली एक्टर हबीब तमीर की छत्तीसगढ़ी बोल कैसे बेहतर समझेगा? देखिए, इसके लिए मैंने आपको कहा कि हर भाषा की भी अपनी एक रिदम होती है। जैसे तो छत्तीसगढ़ी भाषा की क्या रिदम है? तोला हम काथन, अब मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं मालूम है उसकी क्या रिदम है, मगर आपको अपने वॉवल्स ठीक करने पड़ेंगे क्योंकि भाषा की रिदम या उसके स्वरों उसमें जो शब्द होते हैं उसमें किस तरह से व्यंजन और स्वरों का इस्तेमाल होता है उससे बनता है। अगर जैसे हम पंजाबी बोलते हैं तो हम कहते हैं ओ इथे आ, तो हम उसकी एक रिदम में अरे रा 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 रा, ओ इथे आ, ओ बैठ जा, ओ ठंडे रख। तो आप बोलते समय बार झटके लेते हैं। अब इसी बात को आप बंगाली में ए खाने आओ, ए खाने बसो, ए बसो ना, केनो बसो ना। तो इस तरीके से आप उस भाषा की रिदम को पकड़ते हैं। मैम, हाउ टू मैनेज वॉइस वाइल क्राइंग? रोते वक्त शब्दों को कैसे संभाला जाए? ये एक बहुत आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछी है क्योंकि रोते समय क्या होता है कि हम उन शब्दों को अमेच्योर थिएटर में ऐसा बहुत होता है कि जैसे ही कोई लड़की मंच पर आती है और वो रोना शुरू करती है तो लोग बिल्कुल द्रवित हो जाते हैं और बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। पर असल में कई बार क्या होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रही है, उसके शब्द क्या है। तो इसका मतलब है एक्टर का काम बहुत मुश्किल होता है। उसको रोना भी होता है, इमोशन भी लाना होता है और साथ ही साथ उस शब्द का डिक्शन जो है, उस शब्द की जो ध्वनि है, उस शब्द का जो एक चित्र है उसको भी बोलते जाना होता है। यानी कि उसका एक डुअल कॉन्शियसनेस होती है उसमें कि वो उस इमोशन में बह भी रहा होता है, लेकिन वो इस बात से भी सतर्क होता है कि ये शब्द ठीक से लोगों तक सुनाई देना चाहिए। How to work on speeches when you are working in a language that is unfamiliar to you. ये मैंने अभी इसी के बारे में बात की थी कि आपको उसकी भाषा की रिदम को पहले पकड़ना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उस भाषा में किस तरीके से स्वरों का इस्तेमाल होता है क्योंकि हर भाषा के स्वर अलग होते हैं, उनकी अपनी एक रिदम होती है और आपको बहुत बार उन संभाषण को कहना पड़ेगा ताकि वो आपकी अपनी भाषा बन जाए क्योंकि एक अजनबी भाषा में भावाभिव्यक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। Should one fix their breathing space or go with the flow in a natural way? ये दोनों बातें वैसे बहुत अलग हैं कि जब आप ब्रीदिंग स्पेस ब्रीदिंग स्पेस से मैं जो मतलब समझ रही हूँ ये है कि जब आप सांस लेते हैं और आप उस सांस पे बहुत सारा नियंत्रण पा लेते हैं तो बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब भी इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें तो उसका अंत जो है आप एक संभाषण के साथ करें, उसको एक टेक्स्ट ले लें और फिर उसको बोलें और उसको बोलते चले जाएं और अपने आप को उस स्थिति में छोड़ दें। पर वो टेक्स्ट आप
आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप उस टेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे। और फ्लो संभाषण में तब आता है जब आप उसके बहुत सारे मीनिंग समझ जाते हैं और आप उसको, आपके अंदर वो पूरे वो क्या कहना चाह रहा है संभाषण, वो सब चलने लगता है, उसका सबटेक्स्ट आपके अंदर आ जाता है, तब आपके अंदर उसका फ्लो आता है। प्रणाम मैम, सिंगर्स जैसे ऊंचा बोलना नहीं पसंद करते, क्या आप अपनी आवाज क्वालिटी, आप ऊंचे आवाज में रिहर्सल आवाज डैमेज नहीं करता? ये आपको अपने सुरों के ऊपर बहुत आपके सुरों पर काम करना चाहिए। पहले सिर्फ आप 3 सुर लीजिए, फिर उन पर काम करिए, फिर आप उस 3 से ऊपर उठे हुए स्वरों पर काम करिए। संगीत में बहुत सारे स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। आप ये कर सकते हैं कि आप हारमोनियम लें और सा बताएं और सा पर आप सा रे ग, इस तरह से सा सा सा, फिर उसी तरह से आप रे को लीजिए, फिर आप ग को लीजिए और उसी तरीके से पूरे ऑक्टेव को बदलते जाइए। पर आप अचानक अगर आप ऊंचे स्वर पर बोलने लगेंगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाएंगे और आपकी आवाज फटने लगेगी, आपका गला खराब हो जाएगा, आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे दाने उभर आएंगे और आपकी आवाज हमेशा के लिए खरखराती हुई हो जाएगी। इसलिए अचानक बहुत जोर से चिल्लाना और अचानक बहुत ऊंचे स्वर पे गाना भी बहुत मुश्किल होता है। आप सुरों को साधते हैं, जैसे आप संगीत में सुरों को साधते हैं वैसे ही आप संभाषण में भी सुरों को साधते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि अगर आपके घर के पास कुछ सीढ़ियां हो तो हर बार हर एक सीढ़ी चढ़िए तो वो एक सुर हुआ, यानी 1, फिर आप दूसरा चढ़े 2, फिर तीसरा चढ़े 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह करते हुए 4-5 सीढ़ियों को लीजिए और 5 सीढ़ियां चढ़िए, उतरिए उतरिए और उतरिए भी। 5, 4, 3, 2, 1। मैम, कई बार हम किसी लाइन्स या स्क्रिप्ट याद करते हैं और उसे उस तरह भूल नहीं पाते जैसे हम नेचुरली बोलते हैं और हम ज़्यादा लाइन्स पर फोकस करते हैं, उस चक्कर में गलती करते हैं, तो आप इसे बताइए। देखिए क्या होता है कि आप जब किसी का एक आप संभाषण का आप एक चरित्र जब बनाते हैं तब आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। आप उसका एक पिच लेते हैं, आप उसका एक रिदम लेते हैं और फिर आप जब उसे बोलते चले जाते हैं तो आप जब आप उससे अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप बहुत दिनों के लिए उस संभाषण को बंद कर दें, सुनना बंद कर दें। आपके अंदर अगर वो गूंजता है तो जैसे ही वो गूंजे तो उसको कहिए कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है और आप उसी संभाषण को आप अपने तरीके से बोलना शुरू करिए, आप अपने चरित्र की तरह से बोलना शुरू करिए, तो देखिए उसमें बहुत फर्क आएगा। और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि आपको अपने एक चरित्र को करने के बाद उस चरित्र से बाहर निकलना आना होता है। मैम, डायलॉग बोलते समय मेरी छाती में और कंधों में स्ट्रेस क्यों होता है? देखिए डायलॉग जब आप बोलते हैं तो आप ये बहुत ज़रूरी है, मैंने अभी आपसे बात की कि आपको एक फिजिकल वार्म अप करना चाहिए जो कि आपको रिलैक्स करता है। एक अच्छी आवाज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका बदन रिलैक्स हो, आपके कंधों में, आपके जबड़ों में, आपकी छाती में स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो। आप कंधों की बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कंधों को धीरे-धीरे घुमा सकते हैं, उसको हम फिजिकल वार्म अप्स भी कहते हैं। और अगर आप छाती में स्ट्रेस लाते हैं तो आप, इसका मतलब आप अपनी आवाज़ को बाहर निकलने नहीं देते हैं, आप उसको खींच लेते हैं, आप उसको अपनी छाती में ही रोक लेते हैं। उसको बिल्कुल खुले ढंग से खड़े होकर उन सारे शब्दों को बाहर फेंकिए। अपने डायलॉग्स को बाहर फेंकिए कि
हाँ यही यही है वो हॉल, लगता है हाँ यही यही है वो हॉल, आप खींचते हैं। आप एक बार इसको इस तरह से करके देखिए कि आप उसको खुले ढंग से बोलिए, फिर आप उसको भींच के बोलिए, तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस और रिलैक्सेशन में क्या फर्क है। तो आप इस तरीके से उस स्ट्रेस को हटा सकेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्लन ब्रांडो मेथड? देखिए, ये किसी भी अभिनेता के बारे में कोई भी टिप्पणी करना या उसके बारे में कहना, ये वक्त उसके लिए उपयुक्त नहीं है। पर मार्लन ब्रांडो ने जब गॉडफादर किया था तो रेजोनेटर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मुंह की आवाज, अपने मुंह को भी अलग ढंग से इस्तेमाल, अपनी जीभ और अपने होठों और अपने जबड़े को नीचे कर लिया था। तो आवाज जो होती है वो जो बनती है तो रेजोनेटर्स से अनुनादित तो होती ही है, लेकिन वो मुंह में आकर भी स्वर और व्यंजन बनते हैं। अगर आप पान चबाते हुए बोलेंगे तो बिल्कुल अलग बोलेंगे। अगर आप अपने मुंह में सिगरेट रखेंगे और फिर बोलेंगे तो बिल्कुल अलग बोलेंगे। अगर आपका होंठ टेढ़ा है तो आप किसी कारण से किसी शारीरिक कमजोरी की वजह से आपका होंठ टेढ़ा हो गया है मान लीजिए, तो आपकी भावाभिव्यक्ति में बहुत फर्क आ जाएगा। आप कैसे बात करेंगे, आपके होंठ बिल्कुल अलग, क्योंकि वो होंठ जो है पूरा काम नहीं कर पाएंगे। तो मार्लन ब्रांडो ने एक आवाज बनाई जिसमें एक रेजोनेटर था और उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपने माउथ को बनाया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं एक सीटी से। जैसे सीटियां बहुत अलग अलग होती हैं। जब हम सीटी में फूंक मारते हैं तो वो बहुत तेजी से हवा उसके अंदर जाती है और जो उसके अंदर एक छोटा छेद बना होता है वो उससे बाहर निकलती है। मतलब जब आप अपनी सांस को जब आप रेजोनेटर से गुंजाते हुए बाहर ले जाते हैं तो वो जो सीटी में एक छोटा सा कंकड़ होता है वो होता है आपकी ब्रेथ, और वो जब जाकर उस छेद से टकराती है तब एक अजीब सी आवाज निकलती है और उस छेद के कारण जितना बड़ा छेद होगा उतनी ही आवाज बदलती जाएगी। तो इसलिए मार्लन ब्रांडो ने अपने चेहरे को एक अलग ढंग से बनाया ताकि उनकी आवाज बहुत अलग ढंग से बाहर निकले। एक अभिनेता के लिए सांस की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस सजेस्ट करती हैं? मैंने अभी इसके बारे में बात की है, तो उस एक्सरसाइज को आप करके देखिए। नाटक करते समय इमोशनल डायलॉग में आवाज कम हो जाती है, इसके लिए कोई मदद कीजिए। जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो ज्यादातर संभाषण में ये एक प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत धीरे बोलने लगते हैं, सुनाई नहीं देता है। यानी कि आपको अपने वॉल्यूम पे काम करना चाहिए, यानी कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जो होता है, आप जानते होंगे प्राणायाम के बारे में। आप कपालभाति करते हैं जिसमें आप सांस को बहुत झटके से बाहर निकालते हैं और उस झटके से बाहर निकालने के लिए आपका डायफ्राम, आपकी एब्डोमिनल मसल्स सब बहुत काम करती हैं। आप बिल्कुल एक झटके से सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है और ये आपके वॉल्यूम को बढ़ाता है, आपकी थ्रो करने की ताकत को बढ़ाता है। तो आप जब रोएंगे, जब आप इमोशनल होंगे तो आप अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। बॉडी लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करें मैम? अब देखिए, मैं तो इस संभाषण के बारे में बात कर रही हूँ। अभी परसों ही अभिनय के ऊपर एक लेक्चर हुआ था, टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग। तो अगर आप उसको दोबारा पढ़ें नहीं बल्कि आप उसको दोबारा सुनें, क्योंकि वो तो वेबसाइट पर है। आप उसको दोबारा सुनें तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि आप कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। I find very difficulty in speaking from pace.
हाउ शुड आई इम्प्रूव दिस? देखिए, इसके लिए तो आपको रेजोनेटर्स की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। आप एक काम कर सकते हैं कि आप ज़मीन पर सीधे लेट जाइए और फिर अपने घुटनों को मोड़िए। जब आप घुटनों को मोड़ेंगे तो आपकी पीठ में जो एक छोटा-सा कर्व है, वो ज़मीन से जाकर लग जाएगा और आपको ये महसूस होगा कि आप पूरे के पूरे ज़मीन पर हैं। और फिर आप ये सोचिए, आप अपना हाथ अपने पेट पर रखिए, अपनी नाभि पर रखिए और सोचिए कि मेरी आवाज़ यहाँ से निकल रही है, तो आप ह ह जैसा एक बेस रेज़ोनेटर्स की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और ये शायद आपके काम आए। नर्वसनेस को कैसे छुपाएँ स्पीच में? अगर नर्वसनेस सबसे पहली बात तो ये है कि हम वॉइस एक्सरसाइजेस करते ही इसलिए कहा जाता है कि भाई इसकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, तो फिर इसको एक्सरसाइजेस करने की क्या ज़रूरत है? पर चूँकि वो आवाज़ को लेकर अभिनेता बहुत सारे चरित्र निभाता है, बहुत सारे भावों को दर्शाता है, अपने को-एक्टर से बात करता है, स्वरों का उतार-चढ़ाव लाता है, इसलिए उसको उसकी ट्रेनिंग करनी होती है। हम आवाज़ में नर्वसनेस को छुपाने के लिए या इसलिए वॉइस एक्सरसाइजेस करते हैं कि वो इतनी स्वतंत्र हो जाए कि आप उसको कहीं भी, कैसे भी, किसी भी स्थिति में आप बोल सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़े और आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी स्पीच को अकेले कमरे में बोलें, फिर आप 2 लोगों के सामने बोलें, फिर आप एक 5-6 लोगों के झुंड के सामने में बोलें, फिर आप ओपन में जाकर बहुत सारे लोगों के सामने बोलें। फिर देखिए कि आप बहुत घबरा रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपकी घबराहट हटती जाएगी। बार-बार, बार-बार करने से भी चीज़ें बहुत सुधरती हैं। वॉइस के टेक्सचर को कैसे साइमल्टेनियसली गंभीर और हल्का कर सकते हैं? ये सवाल मेरी समझ में नहीं आया है। वॉइस के टेक्सचर को यानी कि उसके गुण को कैसे साइमल्टेनियसली गंभीर और हल्का किया जा सकता है? देखिए, शैलीबद्ध संभाषणों में ये बहुत होता है कि आप बहुत रेज़ोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मैं जा रहा था, तो चला गया। हाँ, मैं जा रहा था, तो मैं चला गया। तो आप 2 रेज़ोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने बहुत कुछ करके दिखा रही हूँ। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को नहीं बता पा रही हूँ, पर फिर भी मेरी ये कोशिश है और आशा है कि आप इस कोशिश की सराहना करेंगे। मोनोलॉग्स यू वुड रिकमेंड फॉर अ फीमेल एक्टर प्लीज? देखिए, फीमेल एक्टर के लिए बहुत अच्छे-अच्छे नाटक हैं, जैसे ब्रेख्त के कुछ नाटक हैं, मदर करेज है, थ्री पेनी ओपेरा है, द चॉक सर्कल है, शांतता कोर्ट चालू आहे है, यानी खामोश अदालत जारी है, उसमें बेड़ारे की स्पीच है, सावित्री की स्पीच है आधे अधूरे में, उस सावित्री की स्पीच है, बिन्नी की बहुत सारी स्पीचेस हैं, किन्नी की भी बहुत सारी स्पीचेस हैं। आप उनको उसमें उनकी उम्र कम होती जाती, बड़ी होती जाती, तो इस तरह से आप डिफरेंट उम्र की, डिफरेंट मनोभावों की स्पीचेस ले सकते हैं और जो बहुत प्रसिद्ध किरदार हुए हैं उनके बारे में आप उनकी स्पीचेस लेकर उन पर काम कर सकते हैं। वो क्या कह रही है, बिल्कुल अलग स्थितियों में होती हैं। एंटिगनी जो है वो बिल्कुल अलग ढंग से बात करेगी, क्लियोपैट्रा बिल्कुल अलग ढंग से बात करेगी और जूलियट बहुत छोटी उम्र की का किरदार है, वो किस तरीके से बात करेगा। तो इस तरह से हम फीमेल एक्टर्स जो होती हैं वो मोनोलॉग्स पे काम कर सकती हैं। नेज़ल साउंड कैसे ख़त्म करें? देखिए, इसके लिए आपको रेज़ोनेटर्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको कहीं पर एक बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि ये किसी की गाइडेंस में करनी चाहिए, क्योंकि वो सुनता है, वो ये बताता है कि ये सही आवाज़ निकल रही है कि नहीं निकल रही है, क्या आपका नाक का स्वर नीचे हो गया है। लेकिन इसके बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आपको ज़ुकाम हो जाता है,
तब आप देखिए कि आप क्या, आपके साथ नैसर्गिक रूप से ये होता है कि जो आपका ऊपर का तालु होता है वो नीचे बैठ जाता है। आप अपने आप को ऐसे बोल के देखिए कि जब आपको जुकाम, नहीं मुझे बहुत मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी नाक बहती चली जा रही है, आपने अपने तालु को कड़ा नहीं किया। लेकिन आप जैसे ही कड़ा करते हैं तो आपकी जो ध्वनि पैदा हो रही होती है वो नीचे जाती है, और जब वो नीचे जाती है तो नेज़ल रेज़ोनेटर खत्म हो जाता है। हाउ टू internalize dialogues faster, specifically when you have less time to prepare for auditions. देखिए इसमें क्या होता है, जब आप ऑडिशंस में जाते हैं तब आपको जो ऑडिशन लेने वाला होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है कि इसके आगे क्या हुआ, ये किस तरह का कैरेक्टर है, वो किस तरह की मनस्थिति में है, और वो उसको किस तरीके से बताएगा। इंटरनलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसका सब टेक्स्ट, कि आप क्या कह रहे हैं, असल में आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। शब्द बिल्कुल अलग होते हैं और उसके अंदर का भावार्थ बहुत अलग होता है, और अगर आप बहुत जल्दी से उसका सब टेक्स्ट बना लेते हैं तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं। सोलो परफॉर्मेंस में सामने कोई नहीं होता रिएक्ट करने के लिए, ऐसा तो नहीं होता। सो स्पीच प्लेन साउंड करता है, एनी सॉल्यूशन। सोलो परफॉर्मेंस तो वैसे आप शायद सोलो परफॉर्मेंस की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको सुनने के लिए कोई नहीं होता है। जैसे सोलो परफॉर्मेंस में आप मान लीजिए 5 किरदार कर रहे हैं, तो आप उन सब का अलग-अलग पिच है, उन सबकी अलग-अलग रिदम है। तो आप एक काम करिए कि आप पहले एक किरदार का डायलॉग बोलिए, फिर दूसरे किरदार का डायलॉग बोलिए, फिर तीसरे किरदार का डायलॉग बोलिए, और फिर 5वें किरदार का डायलॉग बोलिए। तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बिल्कुल जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं। तो आप पहले आप उसको सुनते हैं कि इस तरीके से इस किरदार ने बोला, फिर आप दूसरे को सुनते हैं कि ये इस पिच और इस गति के साथ, इस भाव के साथ दूसरे किरदार ने ये बात की, तीसरे किरदार ने इस तरह से बात की। तो आप खुद सुनने लगते हैं, आप उनमें डिफरेंस पाने लगते हैं। तो इस तरीके से आप सोलो प्रिपेयर करते हैं, और सोलो प्रिपेयर करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। आजकल बहुत सारे लोग सोलोज प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है, चुनौती भरा काम है कि आप सोलो को तैयार करते हैं, मगर उसके लिए आपके पास संभाषण का, आपके पास आपकी आवाज़ का, आपके पास आपकी आंगिक अभिनय का बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए। मैम, डायलॉग के बीच में पॉज का क्या महत्व है? ये डायलॉग के बीच में जो पॉजेस आते हैं, असल में उन पॉजेस में आप कुछ सोच रहे होते हैं, और या जो आप पहले बोलना शुरू करते हैं और आप जो सोच रहे होते हैं उसी का ही एक्सटेंशन होता है। आप उस बात को कहने के लिए ताकत जुटा रहे होते हैं, या तो चरित्र ऐसा कर रहा होता है, या आप वो पॉजेस जो होते हैं वो आपके विचार से भरे हुए होते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब कोई बोल रहा हो और आपके पास कुछ भी बोलने के लिए ना हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी एक साइलेंट स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो आपके भीतर ही भीतर चलती रहती है, लेकिन वो आपके बहुत सारे मनोभावों को दिखाती रहती है, और आप बहुत अच्छे से रिएक्ट करते रहते हैं चीज़ों पर, और आपके रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, पर वो एक साइलेंट स्क्रिप्ट होती है, और एक्टर को वो बनानी होती है, और वो साइलेंट होती है, वो बोली नहीं जाती है। हाँ, अच्छा, प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करें? देखिए, ये प्रोनाउंसिएशन जो है उसके लिए डिक्शन की क्लासेस होती हैं, और आप उस प्रोनाउंसिएशन के लिए आप बहुत सारी तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक डायलॉग है, क्या हुआ, कड़ी खोलने में उंगली दब गई, तब आप क्या करिए कि इसमें सिर्फ मात्राओं को बोले, अ आ उ आ, अ ई ओ अ ए उ ई अ ऐ, मतलब तो उसमें क्या है कि आपके शब्दों का जो फॉर्मेशन होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, वो बहुत अच्छा होगा। ये एक बहुत प्रैक्टिकल काम है, इसलिए
इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर आपने इसको बहुत ध्यान से सुना, बहुत सारे प्रश्न पूछे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।